अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब हमने इस जो चैप्टर में डिस्कस करना है वो क्या है, वो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स को डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आ जाता है, आपका ब्रेन आ जाता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कि आपके मेन, आप कह लें ब्रेन, वो आपका ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल रिसीव करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और फर्दर फिर मैसेज आगे सेंड करने के लिए। और स्पाइनल कॉर्ड एक रिले सेंटर के तौर पे काम करता है ब्रेन और पेरिफेरी के दरमियान में। जो सिग्नल्स आते हैं नर्व्स के थ्रू वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, वो ब्रेन में एंटर करते हैं। ठीक है, और ब्रेन फर्दर फिर प्रोसेसिंग वगैरह करता है। ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, जितने भी आपकी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं हेड टू टो, उन सबको रेगुलेट करता है, उन सबको देखता है, विजुअलाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और फर्दर रिस्पॉन्स के लिए ऑर्डर देता है। ठीक है, तो मेजर डिवीजन इसकी यही होती हैं। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। अब हमने देखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी कुछ डिजीजेस हम देखेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो टाइप्स की ड्रग यूज़ होती हैं। एक आपके होते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट्स और दूसरे आपके कौन से होते हैं, सीएनएस स्टिम्युलेंट्स। ठीक है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स एंड सीएनएस स्टिम्युलेंट्स। अब मतलब ये है कि एक जो होंगे ड्रग्स एक टाइप की, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी। जो दूसरी ड्रग्स होंगी वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देंगी। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो बेसिक यूनिट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो आपके न्यूरॉन सेल्स होते हैं। और बेसिकली जो सिग्नलिंग हो रही होती है वो उसी, जो हमने पढ़ा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, साइनेप्स होते हैं, और उन्हीं के थ्रू बेसिकली टोटल जो आपकी ओवरऑल सिग्नलिंग है वो हो रही होती है। ठीक है, तो अब आपके ब्रेन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिधर आपके न्यूरोट्रांसमीटर का जब लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास डिफरेंट डिजीज कंडीशंस ओरिजिनेट होती हैं। और फिर उन डिजीज कंडीशन को कॉम्बैट करने के लिए, उन्हें रिस्टोर करने के लिए हम डिफरेंट जो है ड्रग्स या मेडिसिन आप कह लें वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम सीएनएस डिप्रेसेंट्स या सीएनएस स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। अब डिप्रेसेंट्स जो हैं वो मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होती हैं, यूज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टिमुलेंट्स। अच्छा, जो मेन आपकी ड्रग्स होंगी ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, वो ज़्यादातर जो है वो जो आपके न्यूरो का प्रोसेस है ना, कोई ना कोई प्रोसेस उसी के साथ ना इंटरलिंक होंगी। उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो न्यूरो के साथ ना इंटरलिंक होगा किसी ना किसी पॉइंट पर। अब जैसे कुछ ड्रग्स होंगी वो आपकी, हमने डिफरेंट स्टेप्स जैसे पढ़े थे आपकी, किसके, वो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन के सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, फिर स्टोरेज होती है, फिर रिलीज होता है, फिर उसके बाद उसका रीअपटेक होता है। तो ये जितने हमने स्टेप्स पढ़े थे, ये मेडिसिन भी उन्हीं किसी ना किसी स्टेप पे, जैसे आपकी प्रीवियस मेडिसिन एक्ट करी थी वैसे ही ये भी उन पे एक्ट करती हैं। और या तो उनकी ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देती हैं या डिक्रीज कर देती हैं। अच्छा, तो अब हमने जो इस चैप्टर में डिजीजेस को डिस्कस करना है उनमें आपके पास सबसे पहले आ जाती हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। अब न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस आपकी कौन सी हैं? न्यूरो, न्यूरॉन्स निकला है, डिजेनरेटिव, उनमें इशू आ जाए जब आपका न्यूरोनल डैमेज स्टार्ट हो जाता है, न्यूरॉन्स आप डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे डिजीज को हम कहते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, जिसमें न्यूरोनल डैमेज शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं वो आपकी कौन सी हैं? एंजियोलाइटिक्स। एंजियोलाइटिक्स होती हैं जो एनजाइटी वगैरह में यूज होती हैं। ठीक है,
हिप्नोटिक्स की बात करें तो हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि स्लीप साइकिल से रिलेटेड होती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस से रिलेटेड होती हैं। फिर आपके आज पढ़ेंगे हम सीएनएस स्टिमुलेंट्स जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ड्रग्स एक्टिवेट कर देती हैं, उनके बारे में। फिर हम स्टडी करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में, एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन वगैरह में यूज़ होंगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स कौन सी हैं? न्यूरोलेप्टिक्स बेसिकली आपकी जो साइकोमोटर इलनेसेस से लिंक्ड है, जो आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाती हैं, उनमें जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उन्हें न्यूरोलेप्टिक्स बोलते हैं। और आफ्टरवर्ड्स हमने पढ़नी है एंटी एपिलेप्टिक्स। एंटी एपिलेप्टिक्स जो कि हम एपिलिप्सी की कंडीशन में यूज़ करते हैं, जिसे हम मिर्गी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट ड्रग आ जाती है जो कि है आपकी जो हम किसकी डिजीज़ के लिए पढ़ेंगे, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में पढ़ेंगे। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में हमने जो सबसे पहले डिजीज़ पढ़नी है वो आपकी कौन सी है? पार्किंसंस। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। तो पार्किंसंस बेसिकली आपकी वो डिजीज़ है जो कि जिसमें क्या होता है, आपके जो ब्रेन में सर्टेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा का जो पोर्शन आता है उसमें आपके डोपामिन, ठीक है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आपके एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन में, दोबारा से रिपीट करते हैं कि आपके ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट में डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब वो जो पार्ट था वो क्या कंट्रोल कर रहा था? वो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था, मोशन को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, आपकी आप ऐसे समझ लें कि लोकोमोशन को भी वो कर रहा था, लिंक कर रहा था। अब जब वो उस एरिया में डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं? जिनमें आपको रिजिडिटी हो जाती है, मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होती, शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इवन दो के पेशेंट्स के लिए अपनी बटन्स भी बंद करना पॉसिबल नहीं होता, पेन होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये क्यों हो रही है? क्योंकि बेसिकली जो आपके जो वो पार्ट हैं स्पेसिफिक, जो आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पे आपके डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो डिजेनरेट, उनमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, उनमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है। और न्यूरॉन्स वो सेल्स होते हैं जो रीजेनरेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं हो सकते। एक बार अगर कोई न्यूरॉन खराब हो गया तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो अब ये जो रिजिडिटी आ रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, झटके लग रहे हैं पार्किंसंस में, उन सिम्टम्स को बेसिकली ये आपकी वो डिजीज़ है, डिजीज उन डिजीज में से एक डिजीज़ है जिन्हें हम क्योर नहीं कर सकते, जिन्हें मैनेज किया जाता है, जिनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। तो अब ये जो डीजेनरेशन का प्रोसेस है, इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता फॉर द टाइम बिंग, लेकिन इसे क्या किया जाता है? इसे स्लो डाउन कर दिया जाता है बाय यूजिंग मेडिसिन, बाय यूजिंग डिफरेंट मेडिकेशन थेरेपीज। उन्हीं में से एक जो है हम यूज़ करते हैं आपकी लिवोडोपा। ठीक है, अब जब हमने आपको प्रो ड्रग पढ़ाई थी तब भी हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था कि आपकी जो डोपामिन है बेसिकली एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है। इसके लिए ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसको अब इसका लेवल क्योंकि ब्रेन में कम है, तो अगर हम डायरेक्टली डोपामिन के ड्रग देंगे तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगी तो अपना इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो हमने इस डोपामिन का एक प्रिकर्सर प्रिपेयर किया जिसे हम कहते हैं लिवोडोपा। ठीक है, ये एक प्रिकर्सर है, मतलब डोपामिन का एक कंपाउंड है। डोपामिन के साथ बेसिकली हमने मॉलिक्यूल अटैच कर लिया, कोई केमिकल, उसमें केमिकल रिएक्शन कर दिया और उसे लिवोडोपा में कन्वर्ट कर लिया। अब ये लिवोडोपा है ये बेसिकली ब्लड ब्रेन, क्योंकि ये लिपोफिलिक ड्रग है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेती है और ये क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को में एंटर कर जाती है। जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करती है तो वहाँ पर एंजाइम्स होते हैं जो लिवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और डोपामिन का लेवल जो स्पेसिफिक एरियाज थे जिनमें कम था, उधर वो लेवल पूरा हो जाता है। और आपके जो सिम्टम्स होते हैं, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ये सब, इनसे आपको ना
रिलीफ मिल जाता है, ठीक है, ये कंट्रोल में आ जाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमारे पास यही है कि डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए लीवोडोपा की फॉर्म में हम ये देते हैं और ये ब्रेन के अंदर जाकर क्या हो जाता है, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो लीवोडोपा जो है पार्किंसंस डिजीज में यूज होती है, ये कार्बिडोपा के साथ यूज की जाती है कॉम्बिनेशन में। अब कार्बिडोपा जो है बेसिकली वो भी ऐसा वो ऐसा कंपाउंड है जो कि देखें, लिवोडोपा को जो एंजाइम डोपामिन में कन्वर्ट करता है ना, वो सिर्फ ब्रेन में नहीं प्रेजेंट, वो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब आपकी ड्रग ब्लड में एंटर करती है तो वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब आपकी ड्रग अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएगी तो वहाँ पर भी वो एक्ट करेगी, वहाँ पर भी डोपामिन में कन्वर्ट होगी, वहाँ पर भी फिर जो डोपामिन है अपना रेलेवेंट एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके रिजल्ट में फिर क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो बाकी बॉडी में भी डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो उस अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए होती है, वो उसमें एंटर नहीं कर रही होती। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा जो है वो क्या करती है, वो जाके उस एंजाइम के साथ खुद बाइंड कर जाती है और लिवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होने देती। किधर, आपकी बाकी बॉडी में, ठीक है। और लिवोडोपा इजीली फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है और आपका फिर वहाँ पर जाके डोपामिन में कन्वर्ट होती है और अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये जो है आपकी बेसिकली जो डिजीज़ की सिवियरिटी है उसको रिड्यूस करते हैं और ये ईयर्स तक आपकी थेरेपी कंटिन्यू रहती है। उसके बाद अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें तो ये आपकी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और आपको अगर खाली पेट लेंगे, एम्प्टी स्टमक के साथ लेंगे, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि फूड इसके एब्जॉर्प्शन को बेसिकली ना इफेक्ट करता है। उसके बाद ये है कि इसकी एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसकी 1 to 2 आवर्स तक शॉर्ट शॉर्ट लाइफ है, हाफ लाइफ है, तो आपको ये रिपीटेड डोज में लेनी पड़ती है। एडवर्स इफेक्ट अगर हम इसके देखें तो सबसे पहले पेरिफेरल इफेक्ट है, फिर सेंट्रल इफेक्ट है। अब जब कार्बिडोपा के साथ देंगे तो ऑब्वियसली थोड़े से आपके जो ये सिम्टम्स हैं, साइड इफेक्ट्स वो आपके कंट्रोल रहेंगे। लेकिन इन केस बहुत ज़्यादा आपने अमाउंट में ले ली तो आपके सर्टेन जो पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें आपका टेकीकार्डिया आ जाता है। टेकीकार्डिया बेसिकली बोलते हैं किसको, टेकीकार्डिया बोलते हैं आपके इंक्रीज हार्ट रेट को, फिर नोजिया वॉमिटिंग, फिर हाइपोटेंशन, डिक्रीज हो जाना ब्लड प्रेशर, और ब्राउनिश कलर सलाइवा एंड यूरिन, ठीक है। तो अगर किसी का ब्राउनिश कलर सलाइवा एंड यूरिन आ रहा है, मिनिमल अमाउंट में नॉर्मल कंडीशन में भी आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लेवोडोपा की बहुत ज़्यादा डोज इंक्रीज हो चुकी है बॉडी में। उसके बाद सेंट्रल इफेक्ट हैं। सेंट्रल इफेक्ट्स में आपके क्या आ सकते हैं, आपकी एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट आ जाती हैं, मूड चेंजेस आ जाते हैं और डिप्रेशन आ जाता है। एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली कोई मूवमेंट हो गई बॉडी पार्ट की, ठीक है, जैसे हैंड मूवमेंट होगी, लेग मूवमेंट होगी, कोई भी हो सकती है। अच्छा, जो आपकी नेक्स्ट ड्रग्स हमने पढ़नी है, डिस्कस करनी है, वो आपकी हैं एंजियोलाइटिक्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स। एंजियोलाइटिक्स हमने आपको जैसे बताया कि ये जो होती हैं एनजाइटी के लिए यूज़ होती हैं। और एनजाइटी बेसिकली क्या है, एनजाइटी बेसिकली होती है कि ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस, या जो आपकी कुछ सर्टन चीज़ें हैं आपको आपकी ओवर थिंकिंग को इनिशिएट कर देती हैं। फिर वो ओवर थिंकिंग क्या कॉज करती है, वो आपकी इरिटेबिलिटी कॉज करती है, आपको डिससेटिस्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये होती है बेसिकली आपकी एनजाइटी। और हिप्नोटिक्स जो कि नींद प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे ड्रग्स जो नींद प्रोड्यूस करती हैं।
ठीक है। अगर किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही बिकॉज ऑफ एनीथिंग, आइदर डिप्रेशन और आइदर एनजाइटी या कोई और रीज़न है, ठीक है, उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो उस केस में हम हिप्नोटिक्स यूज़ करते हैं। अब एंजियोलाइटिक्स जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं उनमें जो मेन हम पढ़ेंगे वो आपकी दो हैं, बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिटूरेट्स। और जो अदर एंजियोलाइटिक एजेंट्स हैं उनमें आपकी आ जाती है बसपिरोन। तो इन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। बारबिटूरेट्स की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बेंजोडाइजेपिन्स आपकी ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स के एज़ कम्पेयर टू बारबिटूरेट्स जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स कम है, सेफर है एज़ कम्पेयर टू बारबिटूरेट्स। तो बेंजोडाइजेपिन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं, एंजियोलाइटिक्स हैं, सेफर होती हैं, इफ़ेक्टिव भी होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इनका देख लेते हैं अभी आगे। अच्छा, तो इनमें अगर एग्जांपल देखें तो जो आपकी एल्प वगैरह आ जाती है, लेक्सोटेनिल आ जाती है, क्लोनाजिपाम, ये जितनी ड्रग्स हैं ये सारी आपकी आ जाती है बेंजोडाइजेपिन्स में। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लेते हैं, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। जिस तरह आपके बाकी रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन में ना एक रिसेप्टर होते हैं गाबा रिसेप्टर्स, उन्हें हम बोलते हैं गाबा गाबा रिसेप्टर्स। अब गाबा रिसेप्टर को गाबा रिसेप्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसका मॉलिक्यूल होता है ना, जो लाइगेंड मॉलिक्यूल होता है, नेचुरल मॉलिक्यूल होता है या नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर आप कह लें, वो गाबा होता है, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। अब वो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो गाबा है वो आके जब गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो ये गाबा रिसेप्टर जो हैं आयन चैनल के साथ लिंक्ड होते हैं, वो आयन चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। अब वो आयन चैनल जो है वो बेसिकली क्लोराइड आयन चैनल है, क्लोराइड आयन चैनल Cl नेगेटिव। तो अब जो आपका क्लोराइड है वो बेसिकली एक एनोइन है। तो गाबा रिसेप्टर ओपन होने की वजह से आपका क्या होता है कि क्लोराइड आयंस की मूवमेंट इनसाइड द सेल स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल आप अगर ट्रांसमिशन को देखें या नॉर्मल आपकी जो सेल्स की इन्वायरमेंट को देखें तो वो ये होती है कि आपकी जो इनसाइड है, इनसाइड द सेल, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में आपका जो होता है नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है, नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटसाइड वो ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग कंडीशन, जिसमें सेल्स समझ लें सोया हुआ इनएक्टिव है, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव स्टेट है, जब इसमें पॉजिटिव चार्जेस की एंट्री हो जाती है तो उसे हम डीपोलराइजेशन बोल रहे थे, और हमने कहा था कि एक्टिवेशन हो जाती है, सेल की सेल काम करना स्टार्ट कर देती। फिर उसके बाद हमने कहा था कि एक रीस्टोरिंग फेज आता है जिसमें सेल वापस से रेस्टिंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब एक और हम स्टेट पढ़ेंगे जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चैनल ओपन हो रहे हैं और नेगेटिव आयन अंदर मूव कर रहे हैं। एक तो सेल पहले से नेगेटिव है, और नेगेटिविटी का मतलब है कि सेल सोया हुआ है रेस्टिंग पे। तो सेम एज दैट कि जब क्लोराइड आयंस इनसाइड द सेल मूव करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है नेगेटिव आयंस अंदर आ रहे हैं, तो नेगेटिव आयंस मजीद अंदर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये हाइपरपोलराइजेशन होगी और आपका सेल फर्दर स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिसेप्टर काम करते हैं। अब जो आपका ना एक रेगुलेशन चल रही होती है नॉर्मल बॉडी की, उसमें आपके जो दूसरे चैनल्स होते हैं, पॉजिटिव चैनल्स और नेगेटिव चैनल्स, ये एक बैलेंसिक वे में ना काम कर रहे होते हैं। अब जब भी गाबा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो आप स्लीप की तरफ चले जाते हो, आपको नींद आ जाती है, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। जो उस सेल ने काम करना है वो काम करना एक तरह से स्टॉप कर देते हैं। तो आपकी ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं या बारबिटूरेट्स हैं, इनके ना उसी गाबा रिसेप्टर पे डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पर ये ड्रग्स बाइंड करती हैं। अब जैसे आपकी बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनकी अलग साइट है, जो बारबिटूरेट्स हैं उनकी अलग साइट है, मतलब वो दोनों जो हैं बाइंड गाबा रिसेप्टर पे ही करनी है, लेकिन अदर देन गाबा बाइंडिंग साइट पे करेंगी। और फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है, अगर हम बारबिटूरेट्स और जो आपकी बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिफरेंस देखें,
तो ये है कि बारबीचूरेट्स जो हैं वो आपका जो आपका जो ड्यूरेशन होता है ना इन क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग का, उसको इन्हेंस कर देता है। ये गाबा बाइंडिंग को एक तो इन्हेंस करते हैं, ठीक है। और जो आपका ड्यूरेशन ड्यूरेशन है ओपनिंग ऑफ चैनल का, उसको इन्हेंस करता है, ठीक है। कौन ड्यूरेशन को इन्हेंस करता है? बारबीचूरेट्स। और बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग को। मतलब अ, ऐसे समझ लें कि बार बार गाबा आके बाइंड करेगा और बार बार चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये होती है फ्रीक्वेंसी। जो जबकि जो बारबीचूरेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा टाइम तक उसे ओपन रखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। दोनों में इतना सा डिफरेंस है। और सेकंड डिफरेंस क्या है कि इन अलग साइट्स पे जाकर बाइंड करते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स की अलग साइट है गाबा रिसेप्टर पे, बारबीचूरेट की अलग साइट है गाबा रिसेप्टर पे, ठीक है। काम एक ही कर रहे हैं, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग कर रहे हैं जिससे क्लोराइड आयन इनसाइड दी सेल मूव कर रहा है और हाइपरपोलराइजेशन हो रही है और सेल मजीद रेस्टिंग फेज में चला जाता है। अब एनजाइटी की अगर हम फिर फर्दर बात करें तो एनजाइटी में यही है कि आपकी जो आप ऐसे समझ लें कि जो आपकी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा हो रही है, ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा आपकी स्टिम्युलेशन हुई है। तो उसे काउंटर करने के लिए, उसे स्लो डाउन करने के लिए बेसिकली हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिप्रेसिव मोड में लेके आ सके, ठीक है, उसे थोड़ा डिप्रेस कर सके। तो इसमें हम फिर ये बेंजोडाइजेपिन्स या बारबिटूरेट्स या बसपिरोन वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि बेंजोडाइजेपिन्स के क्या करती हैं, गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं और ये मॉड्यूलेट करती हैं गाबा मतलब गाबा, जो गाबा मॉलिक्यूल की बाइंडिंग साइट्स है उससे उसके अलावा जो साइट्स होती हैं उस पे जाके बाइंड करती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बेंजोडाइजेपिन्स की, बताई है मैंने, कि वो उसके फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब ये किस किस डिसऑर्डर में यूज होती हैं? एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं। लो डोजेस पे अगर आप देंगे बेंजोडाइजेपिन्स तो वो एंजियोलाइटिक्स के तौर पे काम करेंगी, एंजाइटी को रिड्यूस करेंगी। किस तरह से? बाय इनहेंसिंग गाबानर्जिक ट्रांसमिशन, के गाबानर्जिक ट्रांसमिशन यानी कि क्लोराइड आयन चैनल की ट्रांसमिशन को इनहेंस करके इंक्रीज करके। दूसरा जो है वो है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन। अगर आप बेंजोडाइजेपिन्स को थोड़ी सी ज़्यादा डोज में दोगे तो वो हिप्नोटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, यानी कि उनसे नींद भी आती है, ठीक है। उसके बाद मसल रिलैक्सेंट है, कुछ जो है ये एनेस्थीसिया वगैरह के साथ यूज़ भी की जाती है बेंजोडाइजेपिन्स हाई डोजेज में, तो सो दैट आपके स्केलेटल मसल को रिलैक्स किया जा सके। थेराप्यूटिक यूज़ में भी यही आता है, एनजाइटी ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। कौन कौन सी आपकी जर्नलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर आ गई, सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर क्या होती है? मतलब आप सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, आप क्लास में हैं, या आप जहाँ पर भी कोई सोशल इंटरेक्शन आ रहा है उसमें आपको एनजाइटी होना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर एक होती है परफॉर्मेंस एनजाइटी, किसी काम को करते टाइम, मतलब जैसे आपकी प्रेजेंटेशन है या आपका कोई एग्जाम है उसमें आपको एनजाइटी स्टार्ट हो जाती है और आप नॉर्मल वर्किंग नहीं कर सकते। ये ड्रग्स ये ड्रग्स जो नॉर्मल एवरीडे का स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट नहीं करती। ये आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दी जाती हैं सो दैट यू आर नॉट गेटिंग एडिक्टेड टू देम, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है मस्कुलर डिसऑर्डर्स। मस्कुलर डिसऑर्डर्स में जिसमें स्पेज़म वगैरह का होता है चांस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा, उस केसेस में भी हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है सिजर्स। सिजर्स में आपकी जो एपिलेप्सी होती है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट में जो कंबाइंड थेरेपी यूज़ की जाती है उनमें भी ये आपकी जो मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है। उसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर में देख लें तो हर बेंजोडाइजेपिन आपका हिप्नोटिक के तौर पे यूज़ नहीं की जाती, कुछ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। और इंसोम्निया को ट्रीट करने में, मतलब नींद जिन्हें नहीं आ रही होती। फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो ये लिपोफिलिक ड्रग है। लिपोफिलिक ड्रग है तो ये रेडियली एब्जॉर्ब भी कर जाती है, ओरली वेल एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छा होगी और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इजीली क्रॉस कर लेगी। एडवर्स इफेक्ट में देखें तो ज़्यादा अमाउंट में ले ली क्या होगा, ड्राउजीनेस आएगी, कंफ्यूजन आएगी, इंसोम्निया हो और अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया भी आपको हो सकता है।
अच्छा, उसके बाद जो सेकंड है वो है बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स में क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये आपकी गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं और गाबानर्जिक ट्रांसमिशन को इन्हेंस करती हैं। कैसे करती हैं, ये प्रोलॉन्ग कर देती हैं आपकी ओपनिंग ऑफ गाबा गाबा रिसेप्टर्स, ठीक है। प्रोलॉन्ग करती हैं किसको, ओपनिंग ऑफ गाबा रिसेप्टर को। उसके बाद ये किस किस केस में यूज़ हो सकती हैं लो डोजेस में अगर हम देखें तो ये बारबिटूरेट्स आपका सिडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सिडेटिव इफेक्ट का मतलब होता है काम काम करेंगी आपको, ठीक है, कामिंग इफेक्ट देंगी, आपकी जो एंजाइटी वगैरह है, एक्साइटमेंट है, उसको रिड्यूस कर देंगी। अगर उससे थोड़ी सी हाई डोज की तो हिप्नोसिस करेंगी, हिप्नोसिस मतलब नींद आ जाएगी। उससे थोड़ी सी ज़्यादा डोज कर दी तो आपको एनेस्थेटिक इफेक्ट देंगी, यानी कि आपको पेन की सेंसेशंस या फीलिंग्स जो है वो आना बंद हो जाएंगी। उसके बाद अगर फर्दर डोज इंक्रीज होती है तो फिर आपकी कोमा में भी जा सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो वेरियस डिग्री ऑफ डिप्रेशन ये कॉज कर सकती है। और डोज डिपेंडेंट एक्शन ये करती हैं, डोज डिपेंडेंट रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करती हैं बारबिटूरेट्स आपकी, ठीक है। ये आपका क्या कर देती हैं, ये आपका जो बेसिकली सेंटर होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है, उस पे इफेक्ट कर देती हैं। तो आपको फील ही नहीं होता कि आपकी बॉडी में हाइपोक्सिक कंडीशन है। मतलब हाइपोक्सिया बेसिकली बोलते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है या आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया है, तो वो इस चीज़ को बेसिकली आपके ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं और आपके ब्रीदिंग रेट को नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, बारबिटूरेट्स ने उस सेंटर को ही जाके ब्लॉक कर दिया, वो काम ही नहीं कर रहा। अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो आप सेंस ही नहीं कर सकेंगे कि आपकी बॉडी को की रिक्वायरमेंट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का इधर लेवल ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो इस तरह से ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करती हैं और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन की वजह से अल्टीमेटली आपको क्या हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका थेरेप्यूटिक यूज़ देखें तो एनेस्थीसिया के तौर पे आपका देते हैं। इसमें भी आपकी जो शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, जो शॉर्ट एक्टिंग है, बल्कि अल्ट्रा कुछ इसमें शॉर्ट एक्टिंग होती है, कुछ होती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो एनेस्थीसिया के तौर पे थायोपेंटाल दी जाती है जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट की क्लास में आती है। ये इंट्रावेनस दी जाती है आपके एनेस्थीसिया के साथ। उसके बाद एंटी कन्वल्सेंट, इसका मतलब होता है कि कन्वल्जन्स बेसिकली झटके लगने को कहते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह आपके सिजर्स आ जाते हैं किस में, आपकी एपिलेप्सी वगैरह में और इन सब कंडीशंस में, ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस आ जाता है, इक्लेम्सिया आ जाता है। इन सब के मैनेजमेंट में आपकी बारबिटूरेट्स बाकी मेडिसिन के साथ यूज़ की जाती हैं। जो आपकी इक्लेम्सिया होती है ये आपकी वो कंडीशन होती है जिसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह रहा है तो अल्टीमेटली ना उनको सीजर्स होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उसकी भी आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें आपकी ये बारबिटूरेट्स यूज़ की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती हैं एनजाइटी में भी यूज़ की जाती हैं। आपकी नर्वस टेंशन और इंसोम्निया से रिलीफ देती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम इसकी देखें तो ये ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी में। मेटाबॉलिज्म देखें तो इसका कहाँ होता है, लिवर में होता है और एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होती है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट में इसके ड्राउजीनेस है, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, मतलब फोकस करने में इशू आता है। मेंटल और फिजिकल स्लगिशनेस, स्लगिशनेस का मतलब होता है आप लेथार्जिक सा डल सा फील करते हो, ठीक है। ट्रेमर्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं, एनजाइटी हो सकती है, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, और ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आपकी जो लास्ट ड्रग है आपकी एंजियोलाइटिक्स में वो बस्पिरोन है। बस्पिरोन बेसिकली आपके जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ होती है। जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब आपकी किसी भी जर्नल कंडीशन में, आपकी इवन आपकी घर में भी हो सकती है, आपके स्कूल में हो सकती है, आप कोई भी वर्किंग प्लेस है, कोई भी सोशल सोशल प्लेस है, या फिर आपका नॉर्मल रूटीन वर्क है, किसी भी टाइम आपको ना एनजाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो सकती है, आपके लेवल्स जो न्यूरो के लेवल हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये यूज़ की जाती है। अब जो बस्पिरोन है
जैसे बाकी इन दोनों की तो मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज भी थी, एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन बसपीरॉन की ये प्रॉपर्टीज नहीं है, वो जस्ट एंजियोलाइटिक है। ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट उसके क्या है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है। अगर बसपीरॉन का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये बेसिकली आपके सेरोटोनिन जो होता है ना, आपका न्यूरोट्रांसमीटर, उसके लेवल को डिक्रीज करता है आपके ब्रेन में। ठीक है। ये 5-HT1A रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, उस पे बाइंड करता है और उन्हें ब्लॉक करता है, इनहिबिशन कॉज करता है, और इसके रिजल्ट में जो आपका सेरोटोनिन की वर्किंग है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है। और इन दिस पे ये एनजाइटी से आपको रिलीफ देता है।